गुड न्यूज है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 16वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 16वीं क्लास में आज हम लोग पोइट्री के सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपके लिटरेचर का सिलेबस है और इस लिटरेचर के सिलेबस में देखिए पोइट्री वाले सेक्शन में देखिए आपका 8वां पॉइंट दिए हुए हैं। थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर तीन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से जो है आपकी 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टैंजा है जो है आपके पोएट्री वाले सेक्शन से, तो आज की इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा को हमने लिए हुए हैं। और अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की आपकी क्लास हुई है, आप रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और कोई क्लास यदि आपकी छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार जी, आज की एक क्लास आपकी क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए भी क्लास कंबाइंड क्लास है। और बस डिफरेंस इतना है, क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए एक क्लास नंबर आपकी कौन सी होगी, 17 होगी। और क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान दें, क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 18 मींस आपके जो पोएट्री वाला सेक्शन है उसकी आपकी कंबाइंड क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी जो है क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान देंगे, आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स के बच्चों को एक क्लास पहले ही मिल जाएगी। और जो है यूट्यूब के बच्चे जो है रिवीजन सीरीज की उनकी क्लास बाद में मिलेगी, लेकिन क्रैश कोर्स में एक क्लास आपकी पहले मिल जाएगी। तो इसलिए क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान दें, इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं, यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आप एडमिशन क्रैश कोर्स में ले सकते हैं। आपकी फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका पहली पोयम का पहला स्टैंजा आपके सामने आ चुका है। और टोटल प्यारे बच्चे आज की इस क्लास में टोटल आपको 8 स्टैंजा कराएंगे और सभी 8 स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को एकदम ध्यान से अटेंड करना, जरा सा भी मिस मत करना। और बार बार करें, क्रैश कोर्स की क्लास हो या फिर रिवीजन सीरीज की क्लास हो, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपने इन क्लासेस में किसी भी क्लास को मिस किया तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इसलिए आप किसी क्लास को मिस नहीं करेंगे। आपकी पहली पोएम कौन सी है प्यारे बच्चे? पहली पोएम माय मदर एट 66 है और इसको किसने लिखा हुआ है? कमला दास ने लिखा हुआ है। और पहली बात तो यही, आपकी जो पांचों पोएम हैं, तो पांचों पोएम का आप नाम याद रख लेना और उसके कवि या कवित्री कौन है इसका भी नाम आप याद रख लेना। इस चीज को आप पहला काम कर लेना पोएट्री वाले सेक्शन में। ठीक है, 5 ही पोएम है तो 5 पोएम का नाम याद हो जाएगा और उसके पोएट का नाम याद हो जाएगा, तो आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, जो है देखिए यहां पर जो है पहला स्टेंजा कौन सा है, ध्यान से आप देखिए। पहला स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उसके बाद यहां पर देखिए प्रश्न है। तो पहले हम लोग जो है इस स्टेंजा का एक बार जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहां पर देखिए ड्यूरिंग मींस के दौरान, ड्राइविंग मींस होता है वाहन चला करके, वाहन चला करके, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम मींस अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन चला करके, होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कोचिन के लिए जा रही थी। मींस वाहन चला करके अपनी माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार को जो है, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं कोचिंग के लिए निकली थी या फिर कोचिंग के लिए जा रही
थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, अपने बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। अपने बगल में कैसे देखी? क्योंकि ये फोर व्हीलर से जा रही हैं और गाड़ी यही चला रही है। इनके माँ जो बगल वाली सीट होती है वहीं पर जो है कमला दास की माँ बैठी हुई है। तो वही कमला दास कह रही हैं कि हमने अपनी माँ को देखा। डोज जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथ मीन्स मुंह खोल करके वे जम्हाई ले रही थी। हर फेस, उनका चेहरा। हर फेस अस्से मीन्स पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कार्स मीन्स एक लाश के समान उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तो भैया ये हो गया आपका जो है पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। इसमें जो है आपकी जो है पोयम की शुरुआत की 4-5 लाइनें ली गई हैं। और जब वह घर से निकल रही थी, रास्ते में जो है अपनी माँ को जो है कवित्री कमला दास देखती हैं। तो जिस तरह से देखती हैं, कैसे उनकी माँ जम्हाई ले रही हैं, उसी के बारे में इस स्टेंजा में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आधार पे कैसे प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न बना है, फ्रॉम वेयर वाज दी पोएट ड्राइविंग, कहां से कवित्री ड्राइविंग कर रही थी, मींस वाहन चला रही थी। एंड व्हेन, और कब चला रही थी? तो भैया कहां से चला रही थी? अपने माता पिता के घर से, मींस अपने पेरेंट्स के घर से ना। तो यहां पर देखिए शुरुआत की लाइन में है ना, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए ना। तो ये आपका पेरेंट्स होम हो जाएगा। और कब कब का हो जाएगा? फ्राइडे मॉर्निंग, मींस शुक्रवार की सुबह। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह। तो आपका ये हो जाएगा, वेन का उत्तर हो जाएगा कब वो चला रही थी। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, मीन्स कवित्री जो है कहां से जो है वाहन चला के आ रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, अपने माता पिता के घर से जो है वह वाहन चला कर आ रही थी। और जो है वेन का उत्तर देखिए, ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह की ये बात हो गई। तो आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, कवित्री की मां क्या कर रही थी, इन दी व्हीकल मीन्स वाहन में। वाहन में कवित्री की मां क्या कर रही थी? तो भैया मुंह खोल करके वे जम्हाई ले रही थी ना। यहां पर देखिए आपका लास्ट में दिया है ना, बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस लाइक दैट ऑफ कार्ब्स। तो भैया डोजिंग कर रही थी, ओपन माउथ मींस खुला मुंह खोल करके। तो यही पूछा गया है कि क्या कर रही थी, तो बस इतना लिखेंगे, डोज कर रही थी, ओपन माउथ मींस मुंह खोल करके वे जम्हाई ले रही थी। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट्स मदर वाज डोजिंग, मींस कवित्री की मां जम्हाई ले रही थी, विथ ओपन माउथ मींस जो है मुंह खोल करके, इन दी व्हीकल मींस वाहन में। वाहन में कवित्री की मां मुंह खोल करके क्या कर रही थी? जम्हाई ले रही थी। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The poet's mother was dozing with open mouth in the vehicle। अब तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, How was the face of the poet's mother looking like? मीन्स कवित्री की मां का चेहरा कैसे दिख रहा था? तो भैया असिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स दिया था ना। यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? हर फेस असिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मींस उनका चेहरा लाश के समान पीला जो है पीलापन दिख रहा था, मींस पीला दिख रहा था। असिन मींस होता है पीला, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स मींस होता है लाश होता है। तो यही आप जो है इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, क्योंकि तीसरा प्रश्न ही यही पूछा हुआ है कि कवित्री के मां का चेहरा कैसे दिख रहा था। तो देखिए लिखे हुए हैं, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, मींस कवित्री के मां का चेहरा, वाज मींस था, असिन मींस पीला, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मींस एक लाश के समान पीला था। तो हो गया आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज असिन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? जो है अगला प्रश्न नहीं होगा बच्चे, क्योंकि एक स्टेंजा के आधार पे आपके 3 ही प्रश्न बनते हैं, और इन 3 प्रश्न आपके कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के। तो 6 नंबर का आपका काम हो गया। तो आपका ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्टेंजा की तरफ, देखते हैं दूसरा स्टेंजा क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा स्टेंजा आ गया है, और ये दूसरा स्टेंजा प्यारे यूपी बोर्ड 2023 की एबी से इतनी पूछा गया स्टेंजा है। तो भैया इंपॉर्टेंट है।
तो पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से हिंदी अर्थ देख लीजिए और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए आपका है, when pale as late winter's moon and felt that old familiar edge, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile smile and smile। अब ध्यान से आप सुनिए इसका हिंदी अर्थ। वैन मीन्स होता मुरझाया हुआ, वैन मीन्स मुरझाया हुआ, पेल मीन्स पीला, मुरझाया हुआ पीला चेहरा, एज लेट विंटर्स मून मीन्स पिछली सर्द ऋतु के चंद्रमा के समान, पिछली सर्द ऋतु के चंद्रमा के समान मुरझाया हुआ पीला चेहरा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच, और हमने अपना पुराना परिचित दर्द महसूस किया। फेल्ट मीन्स होता महसूस करना, ओल्ड मीन्स पुराना, फेमिलियर मीन्स परिचित, एच मीन्स दर्द। हमने अपना पुराना परिचित दर्द महसूस किया। कमला दास कह रही है कि हमने अपना पुराना परिचित दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, और वो दर्द कौन सा था? मेरे बचपन का डर का दर्द था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जब जो कुछ भी मैं कही वह क्या कही? सी यू सून अम्मा, पुनः मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो कुछ भी की मैं केवल क्या करती रही? मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। क्यों कमला दास मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि जब वह अपनी मां को छोड़ रही हैं तो वह यह नहीं चाहती हैं कि उनकी मां उन्हीं देख करके दुखी हो कि हमारी बेटी जो है दुखी है, ये जो है जताना नहीं चाह रही है, तो इसलिए वह मुस्कुराती हुई केवल चली जाती है। जबकि कमला दास के अंदर बहुत सारा दर्द है अपनी मां की इस अवस्था को देख करके। तो भैया ये हो गया इस जो है स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में कौन से 3 प्रश्न बने थे, अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न बना हुआ था, हाउ वाज दी पोएट्स मदर कंपेयर्ड, मीन्स कैसे जो है कवित्री की मां की तुलना की गई है। तो वही है, हाउ वाज दी पोएट्स मदर, कैसे कवित्री की मां की तुलना, कंपेयर्ड मीन्स तुलना की गई है। तो भैया कैसे उनकी तुलना की गई है? तो उनकी तुलना शुरुआत की जो लाइन दिया गया है, व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून ना, जो शुरुआत की लाइन है व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून ना, मीन्स उनकी तुलना जो है मुरझाया हुआ पीला चेहरे के रूप में किया गया है, लेट विंटर्स मून की तरह। अब देखिए वही उत्तर लिखे हुए हैं, दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड, मीन्स कवित्री की मां की तुलना की गई, एज व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया? तो भैया कवित्री ने अपने बचपन के डर को महसूस किया था ना, तो वही आप लिख दोगे। देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट फेल्ट हर, मींस कवित्री ने महसूस किया, हर चाइल्डहुड फियर्स मींस अपने बचपन के डर को, तो कवित्री ने अपने बचपन के डर को महसूस किया। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड्स फियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक लाइन का उत्तर था आपका 2 नंबर का, तो इसलिए कह रहे हैं बस आप ध्यान से कवर करें, बाकी जो है आराम से नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डिड द पोएट डू, कवित्री ने क्या किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मींस फेयरवेल के समय, विदाई के समय, अपनी मां की विदाई के समय, जब वो अपनी मां को छोड़ करके एयरपोर्ट पे जा रही थी तो कवित्री ने क्या किया? तो भैया दिया हुआ था ना कि सी यू सून अम्मा, उसने कहा था, कवित्री ने कहा था कि आप पुनः मिलते हैं अम्मा, और मुस्कुराती हुई चली गई थी। तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मींस विदाई के समय, द पोएट सेड, कवित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, पुनः मिलते हैं अम्मा, एंड ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी वह की वह क्या क्या करती रही? केवल मुस्कुराती मुस्कुराती रही। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड सी यू सून अम्मा, एंड ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। तो भैया ये तीसरा प्रश्न हो गया, और इस तीसरे प्रश्न के साथ आपका दूसरा स्टैंजा कंप्लीट हो गया। और दूसरे स्टैंजा के साथ साथ आपकी पोएम नंबर 1 की यही 2 इंपॉर्टेंट स्टैंजा थे। दोनों इस इंपॉर्टेंट स्टैंजा का हम लोगों ने जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टैंजा की तरफ। अगला स्टैंजा आपकी कौन सी पोएम का होगा? पोएम नंबर 2 का होगा।
यहाँ पर देखिए पोएम नंबर 2 स्टैंजा नंबर 3। और ये तीसरा स्टैंजा आपका यूपी बोर्ड 2023 के जेड वाई सेट में पूछा गया इस स्टैंजा है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ध्यान से इसे जो है आप देखेंगे। जल्दी से इसका हिंदी अर्थ पहले देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और पेड क्लास के बच्चे इसे कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। पेड क्लास खास करके क्रैश कोर्स, जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लासेस जो है आपकी जो है पहले ही मिल जाएंगी, यूट्यूब पर बाद में मिलेंगी, और क्रैश कोर्स में क्लास पहले ही मिल जाएगी, तो इसलिए आप क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। तो भैया अब यहां पर देखिए इस जो है स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखिए, फिशरमैन इन दी, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट है, और किसने लिखा हुआ है, पेब्लो नेरूडा ने लिखा है। पहली पोएम का नाम माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखा था। दूसरी पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा लिखे हैं, याद रख लेना, पोएट नाम और पोएम का नाम याद रख लेना। अब देखिए फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, फिशर मींस होते मछुआरे, इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, मीन्स जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपका कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत होने के फायदे हो गए, ठीक है, कि जो है मछुआरे जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे, यदि सभी कुछ समय शांत होकर के अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतरावलोकन करेंगे। तो भैया ये हो गया इस स्टैंजा नंबर 3 का हिंदी अर्थ। अब इसके आधार पर देखिए पहला प्रश्न बना है, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा, इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में, तो ठंडे सागर में क्या घटित होगा, तो भैया जो है इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मींस जो है मछुआरे जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो यही घटित होगा ना, तो इस चीज को हमने इस पहले प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हैं। अब दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए, हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने घायल हाथों को देख सकेगा, तो भैया मछुआरे जो है क्या कर रहे हैं, नहीं जो गैदरिंग साल्ट जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे ना। यहां पर देखिए द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स ना, मींस जो अपने जो है नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मींस वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे संभव है, तो भैया ये सब कुछ कैसे संभव है, तो यह सब कुछ कीपिंग क्वाइट होकर के संभव है, मीन शांत होकर के संभव है। जब आप कीपिंग क्वाइट कुछ समय शांत होकर के अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब यह सब पॉसिबल है। तो उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, मीन्स यह सब कुछ तभी संभव है जब हम शांत रहें, कुछ समय शांत रहें। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसमें प्यार से 3 प्रश्न और इंक्लूड किए हुए हैं। 3 प्रश्न क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये तीनों प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। जो 2023 एबी सेट यहां पर दिया गया है ना, ये 2023 जेडवाई सेट, ये आपके यूपी बोर्ड के जो प्रश्न हैं 23 जेडवाई के, अब यहां से शुरू होते हैं चौथे प्रश्न से। तो आप इसमें जो है 3 प्रश्न और देखेंगे, ठीक है। और चौथा प्रश्न देखिए क्या है, What would the fisherman not do, मीन्स फिशरमैन क्या नहीं करेंगे, तो भैया फिशरमैन क्या नहीं करेंगे, तो अपने जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर जो है कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे तो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वही देखिए लिखे हुए हैं, द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट दी व्हेल्स इन द सी, मीन्स समुद्र में उन्हें मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। फिशरमैन मछुआरे क्या करेंगे, तो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हो गया आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट दी व्हेल्स इन दी सी। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है,
व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू? वे क्या करेंगे? जो व्यक्ति जो है नमक इकट्ठा कर रहे हैं, तो वे क्या करेंगे? तो भैया वे कुछ समय के लिए रुकेंगे और अपनी जो है घायल हाथों को देख सकेंगे, उसका इलाज कर सकेंगे। यही कर सकेंगे ना? तो यही देखिए आपका पांचवें प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं, द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, विल विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वे रुक जाएंगे, एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड, और अपनी घायल हाथों की देखभाल कर पाएंगे। टेंड मींस होता है देखभाल करना, वुंडेड मींस घायल, और अपनी घायल हाथों की देखभाल वे कर सकेंगे। तो भैया ये हो गया आपकी पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द मैन गैदरिंग साल्ट विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड। आगे भैया बढ़ते हैं छठे और इस स्टंजा के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है? व्हाट मोमेंट इज अ पोएट टॉकिंग ऑफ? पोएट किस क्षण की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है? तो भैया जब साइलेंस होगा, जब चारों तरफ खामोशी होगी, शांति होगी, उस समय की बात कर रहा है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ साइलेंस, मीन्स कभी जो है साइलेंस के मोमेंट की बात कर रहा है, मीन्स जब लोग शांत रहेंगे, कीपिंग क्वाइट रखेंगे, तब की बात कर रहा है। तो ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ साइलेंस हो गया। आगे भैया बढ़े, अगला आपका स्टंजा नंबर 4 है, कीपिंग क्वाइट का ही जो है चौथा आपका स्टंजा है। तो आप जल्दी से हम लोग स्टंजा नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्टंजा नंबर 4 क्या है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भैया, ठीक है? ये जो है जितने भी यूट्यूब के बच्चे हैं, क्रैश कोर्स के बच्चे छोड़ करके बाकी सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अब यहां पर देखिए स्टंजा नंबर 4 है प्यारे बच्चे, ये स्टंजा भी यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया स्टंजा है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका है। अब ये स्टंजा क्या है, जल्दी से हम लोग इसका पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टंजा क्या है, ध्यान से देखिए। परहैप्स दी अर्थ, परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत सा प्रतीत होता है, मीन्स जब सब कुछ मृत सा प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित सा प्रतीत होने लगता है। मीन्स पृथ्वी इसलिए हमें सिखा सकती है क्योंकि जो है ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मृत सी प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में फिर जीवित सी प्रतीत होने लगती हैं। उसी तरह से हम भी अगर कुछ समय के लिए कीपिंग क्वाइट शांत रहेंगे तो हम मृत से प्रतीत होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हम जीवित हैं, हम फिर जो है जीवित रहेंगे। तो इसका ये नहीं मतलब है कीपिंग क्वाइट का कि हम एकदम मर जाएंगे, वही चीज यहां पर दिए हुए हैं कंपैरिजन के लिए। आगे है, एंड लेटर प्रूव्स टू, ये तो हो गया। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सभी शांत हो जाएंगे, आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। इस बात को किसने कहा? पेब्लो नेरूदा ने कहा। अब देखिए इस स्टंजा के आधार पे कैसे प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न बना है, हु कैन टीच अस एंड व्हेन, हु कैन टीच अस, तो पृथ्वी कैन टीच अस, एंड व्हेन, कब टीचर्स, जब सब कुछ जो है मृत सा दिखाई पड़े, तो तब हमें जो है टीच करती है। तो वही देखिए लिखे हुए हैं, अर्थ कैन टीचर्स, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत सा प्रतीत होती है, तब पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, अर्थ कैन टीचर्स व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। और यहां पर देखिए आपका है, परहैप्स द अर्थ कैन टीचर्स व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यही लाइन हम लिखे हुए हैं, कोई अपने मन से यहां पर लाइन उत्तर में नहीं लिख देते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर, बाद में क्या सिद्ध होता है, एंड हाउ, और कैसे? तो भैया बाद में सभी चीजें जीवित सी प्रतीत होने लगती है, ठीक है? और कैसे? नेचर की मदद से, मीन्स जो है प्रकृति की मदद से, तो वही हो जाएगा। अब देखिए लिखे हैं, लेटर मीन्स बाद में, एवरीथिंग वुड प्रूव्ड अलाइव, मीन्स बाद में प्रत्येक चीजें जीवित सी प्रतीत होने लगती हैं, विद द हेल्प ऑफ अर्थ, अर्थात नेचर, मीन्स पृथ्वी की मदद से, अर्थात जो है नेचर की मदद से। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव विद द हेल्प ऑफ द अर्थ ऑब्लिक नेचर। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट, कवि ने अंत में क्या कहा? तो भैया कवि ने अंत में क्या कहा?
कि वह 12 तक गिनती गिनेंगे और आप सभी शांत हो जाएंगे और वह चले जाएंगे। तो इसी चीज को देखिए आपको लिख देना है कि एट लास्ट अंत में दी पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि दैट ही विल काउंट अप टू 12, वह 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी कीप क्वाइट और हम सभी शांत हो जाएंगे, एंड ही विल गो और वे चले जाएंगे। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि एट लास्ट द पोएट सेज दैट ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी कीप क्वाइट एंड ही विल गो। तो भैया ये तीसरा हो गया और इसमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 प्रश्न और हमने इंक्लूड किए हुए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है 3 ही प्रश्न एक स्ट्रंजा के आधार पे आएंगे, लेकिन हमने यहां पर 3 प्रश्न और आपके प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहां पर देखिए जो है चौथा प्रश्न है, What lesson does the earth teach us? मीन्स पृथ्वी हमें कौन सा लेसन सिखाती है? तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, The earth teaches us, मीन्स पृथ्वी हमें सिखाती है that there is life under apparent stillness, मीन्स एकदम स्पष्ट शांति के अंदर भी जीवन है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव, हम जीवित रह सकते हैं, इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल और कॉम, मीन्स जब हम एकदम शांत जो है दिखते हैं तब भी हम जीवित रह सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो वही चीज जो हमने शुरुआत में आपको जो है समझाए हुए थे जब हिंदी अर्थ समझा रहे थे। तो ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी अर्थ टीचेस अस दैट देयर इज अ लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, इट मीन्स दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल और कॉम। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, What remains alive मीन्स कौन सी चीज जीवित सी रहती है, when everything seems to be dead, जब प्रत्येक चीजें मृत सी प्रतीत होती है। तो भैया पृथ्वी हो जाएगा। तो देखिए वही लिखे हुए हैं, ओनली द अर्थ इज alive when everything else appears to be dead, जब अन्य सभी चीजें जो है मृत सी प्रतीत होती हैं तो पृथ्वी alive रहती है। तो ये हो गया आपके जो है इस जो है पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको जो है सभी प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऐसा उम्मीद आपसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका है, हाँ यहां पर जो है यहां पर आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, कवि क्या कहते हैं करने के लिए, टू डू मीन्स करने के लिए, कवि करने के लिए क्या कहते हैं। तो भैया कवि क्या कहते हैं कि जो है कि वी शुड लर्न फ्रॉम अर्थ अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मीन्स हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए जीवन के सर्कल के बारे में और मृत्यु के बारे में। तो ये चीज देखिए लिखी हुई है, द पोएट कंक्लूड्स द पोएम, मीन्स जो है कवि इस पोएम का कंक्लूड निष्कर्ष निकालते हैं बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए कि वी शुड लर्न फ्रॉम अर्थ, हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए, अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के चक्र के बारे में, एंड डेथ मीन्स मृत्यु, जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। तो यही जो है कवि अंत में हमसे कहना चाहते हैं। तो भैया ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द पोएट कंक्लूड्स द पोएम बाय सेइंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्थ अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। आगे बढ़ते हैं अगले जो है स्टैंजा की तरफ, और अगला स्टैंजा आपके पोएम नंबर किससे है, 3 से है। यहाँ 5 कर दिया गया है क्या, वो गलती से टाइपिंग लग रहा हो गया। आई थिंक अ ब्यूटी फॉर, ये तीसरी पोएम है आपकी। यहाँ पर पोएम नंबर 5 आपका स्टैंजा नंबर 5 टाइप करना था, लेकिन ये पोएम नंबर 5 टाइप हो गया। तो भैया ये आपकी पोएम नंबर 3 है, ठीक है, ये मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है, ये आपका क्योंकि स्टैंजा नंबर 5 लग रहा था, टाइपिंग किया जा रहा था, वो पोएम नंबर भी 5 टाइपिंग हो गया। तो आपका जो है तीसरी पोएम कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और थिंग ऑफ ब्यूटी को किसने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। याद कर लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, प्रत्येक पोएम का नाम आप याद रख लोगे और उसके पोएट का नाम भी आप तैयार कर लोगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे पोएट और पोएम का नाम भी पूछा जाता है। तो अब देखिए जो है इस तीसरी पोएम का जो है कौन सा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। और प्यारे इसकी स्टैंजा देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड 2022 की ईजी और आरई 2 सेट में पूछा गया और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, मतलब 3 सेटों में लगातार आपका ये स्टैंजा पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस स्टैंजा के आधार पर आपको टोटल 9 प्रश्न कराएंगे। इस पोएम का केवल एक ही स्टैंजा कराएंगे, लेकिन इस एक स्टैंजा के आधार पर टोटल 9 प्रश्न आपको कराने वाले हैं।
ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से 9 प्रश्न को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहले इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। हिंदी अर्थ क्या है, देखिए क्या इसका हिंदी अर्थ है, आई थिंक अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मीन्स एक सुंदरता की वस्तु चीज जो है हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। लवलीनेस मीन्स होता है सुंदरता, और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में नहीं जाती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, यह हमारे लिए शांति कुंज का निर्माण करती है। एंड अस्लीप, और एक ऐसी नींद का निर्माण करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो सपनों से भरी होती है। हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। कौन सी चीज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की चीज। अब आप कहोगे कि सर जी लड़की लोग जो सुंदर होती हैं वहीं से हमको ये सारी चीजें मिलती है, तो भैया वो परमानेंट नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो परमानेंट चीज है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ परमानेंट है, वो लड़कियां चाहे जैसी है, अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है ना, वो परमानेंट है क्योंकि उसका नेचुरल है। लेकिन जो है अगर आप किसी के फिजिकल सुंदरता पे चले जाएंगे, मतलब शारीरिक सुंदरता पे चले जाएंगे, तो शारीरिक सुंदरता तो समय के साथ नष्ट हो जाएगी ना, तो वो कैसे मेंटेन होगी, तो वो जो है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी उसका नेचर है, कि उस लड़की या उस लड़के का नेचर कैसा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका नेचर अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो आपका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। ठीक है, एकदम सुकून से आपका जीवन बीतेगा। और वही जो है व्यक्ति अगर देखने में तो एकदम सुंदर हो, एकदम देखने में एकदम राजा जैसा लगे, जो है कोनो लड़का लड़की, चाहे राजा महारानी जो ने समझ लो, लेकिन अगर इसका स्वभाव गड़बड़ है, वो आपके साथ 25 और लेकर के चल रहा है, तो भैया उच्चम में नहीं होगा, तो उससे उस अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है। तो आप समझ जाओ अ थिंग ऑफ ब्यूटी होता क्या है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसा होता है जिससे आपको जो है खुशी मिले, और ऐसी खुशी जो आपकी खुशी हमेशा बढ़ाती रहे, न कि कभी घटाए। तो वही है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। मींस अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता होती है ना, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। जैसे किसी का स्वभाव है, आपको जो है शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर आप उसके साथ रहने लगोगे, उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर अच्छा स्वभाव का होगा, तो वही चीज है, वो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सभी बच्चा लोग। तो इसलिए समझ जाना कि आपको कौन सी चीज का चॉइस करना है। अगर जो है फिजिकल ब्यूटी पे जाओगे तो भैया जिंदगी भर रहोगे, अगर जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी पे जाओगे तो आप जिंदगी भर सुकून से जियोगे। आगे के लिए ये हमारी बात आप याद रखना, ठीक है। अभी तो छठवार हो, अभी ब्याह शादी कहाँ होगा, बाद में जब ब्याह शादी हो ना, तो इस बात का ध्यान देना। लड़की लोग पहले लड़के लोग से बात कर लेना कि जो है ससुरा सही है कि नहीं सही है, जिससे हमारा ब्याह होने वाला है। और लड़का लोग भी यही काम कर लेना, लड़की लोग से जो है बात कर लेना जिससे ब्याह हो, कि जो है सही है कि इससे 36 का आंकड़ा ही जिंदगी भर चलेगा। तो उसे सारी चीजें पता कर लेना, खानदान वानदान से पता कर लेना, गांव देश से पता कर लेना, सब कुछ पता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, इस जो है स्टंजा के आधार पर टोटल 9 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, क्या जो है हमेशा के लिए जो है आनंद की चीज कौन सी होती है, क्या होता है। तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो आप सीधे लिख दोगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो आपका हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ क्या घटित होता है। तो भैया इसकी जो है सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाती है, कभी शून्यता में नहीं जाती है। तो उसी चीज को देख लिख दिए हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मींस एक सुंदरता की वस्तु कभी शून्यता में नहीं जाती है। ये और ये अपने मन से उत्तर नहीं लिख दे रहे हैं, इसी स्टेंजा में दिए हुए हैं। क्या कैसे देखिए दिए हुए हैं, यहां पर देखिए दिए हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो वही उत्तर हमने यहां पर लिख दिए इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में। अब तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, मींस एक जो है ब्यूटी की जो थिंग होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, बोवर क्वाइट स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यही प्रोवाइड करती है ना। ठीक है, तो यही आप लिख दीजिए। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ बोवर क्वाइट अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और ये आपका यहां पर देखिए दिए हुए हैं, कोई हमने अपने मन से नहीं लिखे हुए हैं। देखिए विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, लास्ट में देखिए एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ये हमने यहीं से लिखे हुए हैं, कोई अपने मन से नहीं लिखे हैं।
तो आपका जो है हो गया इस तीसरे प्रश्न का उत्तर कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ बोवर क्वाइट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो ये हो गया भैया आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न है नेम द पोएट एंड पोएट ऑफ दीज लाइंस। अब देखिए पूछ दिया पोएट का नाम आपको लिखना है, पोएट और पोएम का नाम लिखना है, तो सीधे आप लिख दीजिए। देखिए लिखे हुए हैं द नेम ऑफ द पोएम इज, पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और पोएट का नाम है द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन किट्स। इसके कवि कौन है? जॉन किट्स है। तो हमने दोनों से इसको दिखा दिए हैं। इससे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंपोज्ड बाय जॉन किट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तभी हमने कहा पोएट और पोएम का नाम आप याद रख लेना। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न क्या है ध्यान से देखें। What does the poet feel? कवि ने क्या महसूस किया अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु के बारे में, सुंदरता की चीज के बारे में कवि ने क्या महसूस किया। तो अब जो है कवि ने क्या महसूस किया था कि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और जो है कभी समाप्त नहीं होती है और हमें इटर्नल जॉय देती है, हमेशा आनंद खुश देती है। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे, जितनी भी चीजें आप लिख सकते हो लिख दो। देखिए हमने लिखी हुई हैं द पोएट स्पीक ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स जो है कवि ब्यूटीफुल थिंग्स के परमानेंट नेचर की बात करता है, विच गिव अस इटर्नल जॉय जो हमें शाश्वत आनंद प्रदान करता है, द लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और उसका प्यारापन, उसका सुंदरता हमेशा बढ़ता रहता है, एंड नेवर फेड्स अवे कभी कम नहीं होता है। तो ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। फिर से एक बार उत्तर देखिए द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस इटर्नल जॉय, द लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अवे। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है व्हेन ही सेज, जब वह कहता है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि यह कभी शून्यता में नहीं जाती है, मींस कभी समाप्त पूरी तरह से जो है किसी का अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होता है। तो यही क्या है, यही क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, कभी जो है समाप्त नहीं होती है, एंड मेक्स अस स्लीप पीसफुली, यह हमें जो है शांति पूर्वक सोने में मदद करती है, विच रिजल्ट इन गुड हेल्थ, जिसका परिणाम होता है अच्छा स्वास्थ्य होता है। आगे देखिए सातवां प्रश्न है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। आपका इसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना जॉय से किया गया है, मींस एक सुंदरता वाली वस्तु की तुलना जॉय से किया गया है, आनंद से किया गया है, लेकिन कंपैरिजनल वर्ड आपके एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया गया है, लेकिन कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें मेटाफर हो जाएगा। तो सातवें में देखिए आपका मेटाफर लिखे हुए हैं, मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। आगे देखिए आठवां प्रश्न आपके सामने है हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉरएवर, कैसे जो है एक सुंदरता की वस्तु जो है हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो कैसे होती है, तो भैया ये हमेशा जो है सोर्स ऑफ कांस्टेंट जो है मींस लगातार आनंद प्रदान करता है, क्योंकि ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो है ये जॉय फॉर ईवर है, मींस हमेशा आनंद प्रदान करने वाला ही होता ही, क्योंकि ये सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, तो इसलिए जो है जाहिर सी बात है आनंद प्रदान करने वाली है। तो वही देखिए लिखे हुए हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, मींस एक सुंदरता की वस्तु लगातार आनंद प्रदान करने वाली होती है, इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में नहीं बदलती है। तो वही चीज आपका उत्तर हो जाएगा। सीधे पूछा गया कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, कैसे जो है हमेशा के लिए आनंद वाली चीज होती है, तो वही लिख दिए क्योंकि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, कभी शून्यता में नहीं बदलती है, तो इसलिए हमेशा जो है जॉय देने वाली होती है। आगे देखिए नवा और अंतिम प्रश्न है। नवा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, कैसे इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है।
तो आप देखिए यही प्रश्न पूछ दिया, कैसे इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट स्पीक ऑफ परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। कवि जो है परमानेंट नेचर की बात कर रहा है, सुंदरता वाली वस्तु का, विच गिव अस इटर्नल जॉय, जो हमें शाश्वत आनंद प्रदान करती है। दियर लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उसका जो है सुंदरता हमेशा बढ़ता रहता है, एंड नेवर फेड्स अवे, कभी जो है समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से 9वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। और यहीं पर आपका एक जो है जो भी नंबर आपका था, 5वां नंबर था ना, हाँ 5वां नंबर, 5वां स्टैंजा आपका कंप्लीट हुआ। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस तीसरी पोएम तक आपकी सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगली की तरफ। अगला आपका है स्टैंजा नंबर 6 है, ये आपका पोएम नंबर 4 से है। पोएम नंबर 4 पे अच्छी कौन सी है? अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड को किसने लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। नाम याद रख लेना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अ रोड साइड स्टैंड को लिखा हुआ है। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, आपका जो है इसका पहले हम लोग हिंदी अर्थ इस स्टैंजा के देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जो है इस जो है स्टैंजा नंबर 6 अ रोड साइड स्टैंड के स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। और टोटल कितने स्टैंजा आपको कराने हैं? 8 स्टैंजा कराने हैं, छठा चल रहा है, तो इसके बाद 2 स्टैंजा और बचेंगे। ठीक है, और जल्दी से एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जितने भी आपके दोस्त यार हैं सभी तक जो है ये वीडियो को पहुंचा दें, क्योंकि भैया जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की और क्रैश कोर्स की दी जा रही है, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और बार बार करें, क्रैश कोर्स वाले बच्चे इसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनमें एक क्लास पहले दी जाएगी, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, जो जब यूट्यूब पे चलेगी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए जो है, क्योंकि ये कंबाइंड क्लासेस शुरुआत में भी आपको बताए हैं कि क्लास आपकी जो है एक क्लास और अगली क्लास आपकी 2 क्लास कंबाइंड क्लास होगी क्रैश कोर्स की, उसके बाद सेपरेट क्लास फिर हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कम नहीं कर सकते थे रिवीजन सीरीज में, तो इसलिए जो है आपकी कंबाइंड क्लास करनी पड़ी। ठीक है, अगली जो क्लास सेंट्रल आइडिया की होगी उसे भी कंबाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया स्ट्रेंजर नंबर 6 का। दी हर्ट टू दी सीनरी मीन्स दृश्य में जो नुकसान किया गया है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे कोई शिकायत नहीं है। मीन्स यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग जो है अपनी गाड़ी चला करके दुकान के चारों तरफ दृश्य को पूरा नुकसान कर दिए हैं, उससे उनकी कोई शिकायत नहीं है, उन दुकानदारों की उनसे कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड, सबसे ज्यादा उन्हें दुख ट्रस्टिंग सारो से, मींस जो भी विश्वास किए हुए होते हैं उससे उन्हें सबसे अधिक दुख होता है। विच इज अनसेड, जो कि अनकहा होता है, जिसे वे कह भी नहीं सकते हैं। हियर फार फ्रॉम दी सिटी, ये यहाँ पर शहर से दूर होते हैं। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड मीन्स हम शहर से दूर होते हैं और जो है अपनी दुकान को बनाते हैं। रोड साइड स्टैंड मीन्स जो है रोड पे अपनी दुकान को लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और कुछ शहर के पैसे को अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सटेंड, और यह ज्यादा हमारा विस्तार नहीं कर देगा, लेकिन हम इससे अपना विस्तार करने का प्रयास करते हैं, मीन्स अपनी समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिसेस, और हमें जो है जिस तरह से मूवी में जीवन होता है उस तरह से जीवन देने का वायदा किया जाता है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और किससे वादा किया जाता है? जो पार्टी पावर में होती है, शक्ति में होती है, उससे हमें ये वादा किया जाता है कि हमें जिस तरह से पिक्चर में जीवन होता है उसी तरह से जीवन दिया जाएगा, लेकिन वैसा जीवन नहीं होता है, ये केवल उनके खोखले वादे होते हैं नेताओं के। तो भैया ये हो गया आपका इस स्टैंजा नंबर 6 का हिंदी अर्थ हो गया। अब बढ़ते हैं इसकी प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट वुड नॉट बी एनी, व्हाट वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, किससे कोई शिकायत नहीं होगी? तो भैया जो सीनरी में नुकसान हुआ है, जो यहाँ पर जो है दृश्यावली में जो खराब करके गए हैं, उससे उन्हें तो कोई कंप्लेंट नहीं है। तो देखिए लिखे हुए हैं, दी हर्ट टू दी सीनरी मीन्स दृश्य में जो हर्ट किया गया है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे कोई शिकायत नहीं होगी। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर शुरुआत में दिए हैं दी हर्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, यही आपका उत्तर लिखे हो जाएगा पहले प्रश्न का। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, वाई डू दे मेक दियर रोड साइड स्टैंड, वे क्यों सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं? तो टू फील सम मनी इन हिज हैंड ना, तो आपका वही हो जाएगा, सिटी के पैसे को अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं।
तो वही देखिए लिखे हुए हैं, दे मेक दी रोड साइड स्टैंड, वे अपनी जो है दुकान सड़क के किनारे लगाते हैं, फॉर सिटी मनी, शहर के पैसे को, टू फील इन हैंड, इस अपने हाथ में महसूस करने के लिए। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दे मेक दी रोड साइड स्टैंड फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड। आगे देखिए तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, हु डज दी प्रॉमिस टू देम, कौन उनसे वादा करता है? तो भैया जो पार्टी शक्ति में होती है, पावर में होती है, वो उनसे वादा करती है। एंड व्हाट, और क्या वादा करती है? यही वादा करती है कि मूविंग पिक्चर लाइक जो है उनका जीवन कर दिया जाएगा। तो अब वही देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, दी पार्टी इन पावर मीन्स वह पार्टी जो पावर में होती है, डज प्रोमिसेस टू गिव देम, उनसे वादा करती है देने के लिए, दी लाइफ लाइक मूविंग पिक्चर्स मीन्स पिक्चर जैसा जीवन देने के लिए वादा करती है। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी पार्टी इन पावर डज दी प्रॉमिस टू देम टू गिव देम दी लाइफ लाइक मूविंग पिक्चर्स। तो भैया ये हो गया आपका जो है स्टैंजा नंबर 6 का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे 7वीं स्टैंजा की तरफ, और इस 7वां स्टैंजा पे आपके 5वीं पोयम से है। 5वीं पोयम का नाम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसको किसने लिखा हुआ है? एडीन रीच ने लिखा हुआ है। तो अब जो है इस एडीन रीच के द्वारा लिखी गई आंट जेनिफर टाइगर के आधार पे दो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेंगे? दो आपके जो है स्टैंजा देखने को मिलेंगे, दोनों को आप अच्छे से कवर करेंगे। तो अब यहां पर देखिए आपका जो है इस 7वें स्टैंजा का, और ये 7वां स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के ई और ईजे सेट में पूछा गया स्टैंजा है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहले इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस स्टैंजा के आधार पे टोटल 9 प्रश्न लिए हुए हैं। देखिए, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस, आंट जेनिफर के बाघ जो है उछल कूद कर रहे हैं एक क्रॉस स्क्रीन मींस एक आवरण में। ब्राइट टोपाज डेनिसेंस जो है सफेद मिस चमकीले पुखराज के वे निवासी हैं। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस हरे भरे मैदान के, हरे भरे मैदान के वे सफेद जो है पुखराज के वे निवासी हैं, या फिर जो है सफेद पुखराज के समान वे हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर दी मैन, वे उन व्यक्तियों से नहीं डर रहे हैं बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे हैं। दे पीस, वे गति में हैं। इन स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से। शिवालिक सर्टेनिटी मीन्स पूरी निश्चितता के साथ वे आकर्षक तरीके से गति में हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है, हु प्रांस वेयर एंड वाई, कौन जो है प्रांस कर रहा है और कहां पर और क्यों कर रहा है? तो भैया जो है बाघ कर रहे हैं। कहां पर? आवरण पर, पर्दे पर। क्यों कर रहे हैं? अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस, आंट जेनिफर के बाघ उछल कूद कर रहे हैं एक क्रॉस स्क्रीन मींस एक आवरण पर, टू सो दिखाने के लिए, फ्रीडम एंड ब्रेवरी मींस अपनी आजादी और बहादुरी को दिखाने के लिए। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन टू शो फ्रीडम एंड ब्रेवरी। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वे बाघ कहां पर रहते हैं? तो भैया वे बाघ जो है जंगल में रहते हैं। इन दी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दिया था ना हरे भरे संसार में, तो देखिए लिखे हुए हैं दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस हरे भरे संसार में रहते हैं, या फिर मींस इसका मतलब है लिव इन द फॉरेस्ट मींस वे जंगल में रहते हैं। तो इस तरह से यह हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर कि दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस लिव इन द फॉरेस्ट। आगे देखिए तीसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, व्हाट स्पेशलिटीज, कौन सी विशेषता आप दोज टाइगर्स मींस उन बाघों की आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो कौन सी जो है विशेषता की? तो भैया वे निर्भीक होते हैं, एकदम जो है शानदार पूर्वक वहां खड़े हैं, उस व्यक्ति से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे है। तो ये सारी विशेषता है, तो इसे आपको लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री मींस वे उस व्यक्ति से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे खड़ा है। एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी, और वे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं बड़े प्रभावपूर्वक ढंग से, विश्वास और निश्चितता के साथ। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इस स्टैंजा के आधार पे हमें बताया आपको 9 प्रश्न है।
देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम। फिर पूछ दिया पोएट का नाम और पोएम का नाम। हमने इसीलिए कहा कि पोएट का नाम और पोएम का नाम आप याद रख लोगे। तो देखिए लिखे हुए हैं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑन जेनिफर टाइगर्स, मींस पोएम का नाम क्या है, ऑन जेनिफर टाइगर है, एंड कंपोज्ड बाय एड्रिन रीज। और किसके द्वारा लिखा गया है, एड्रिन रीज के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज को भी हमने दिखा दिए। अब पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब इस जो है 4 लाइन की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया में आपको क्या लिख देना है, इसका जो भी हिंदी अर्थ है उसको अपने शब्दों में लिख देना है। तो देखिए हिंदी अर्थ को अपने शब्दों में लिखी हुई इस स्टैंजा का, देखिए कैसे लिखी हुई है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस मींस उछल कूद कर रहे हैं, एंड मूव जो है हिल डुल रहे हैं, एक क्रॉस स्क्रीन और पैनल मींस एक जो है आवरण पर, एक पैनल पर। दे आर फ्री इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे मैदान के निवासी हैं। आंट जेनिफर टाइगर आर नॉट रियल आर लिविंग टाइगर, वे जो है वास्तविक नहीं है या जीवित टाइगर नहीं है। दे आर फियरलेस, वे निर्भीक हैं। तो बस हो गया, इस जो स्टैंजा आपका दिया था इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। जो भी हिंदी में आप लिख सकते थे वही हमने लिख दिए। तो हो गया 25 शब्दों में आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। मींस इसमें राइमिंग आपको वर्ड खोजना है। राइमिंग वर्ड कैसे वर्ड होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते हो, तुकबंदी शब्द, ठीक है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था 10th में। तो वही देखिए, स्क्रीन का ग्रीन हो जाएगा, ट्री का सर्टेनिटी हो जाएगा। ट्री का सर्टेनिटी उतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन स्क्रीन ग्रीन मिल रहा है, तो आप स्क्रीन ग्रीन ही लिखेंगे, ट्री सर्टेनिटी वाला नहीं लिखेंगे, इतना ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन एंड ग्रीन आपका राइमिंग वर्ड ये होता है, कल्लू मल्लू हो गया, सोनी मोनी हो गया। तो इस तरह से जिसका तुक बनता है, तुकबंदी होते हैं, उसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। अब यहां पर देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव, कैसे जेनिफर के बाघ व्यवहार करते हैं। तो ग्रेस एंड एलिजेंस के साथ। तो देखिए वही लिखे हैं, जेनिफर टाइगर्स आर ग्रेस एंड एलिजेंस। अगला प्रश्न है, व्हाई डू दी टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मींस वे बाघ जो है उन व्यक्तियों से क्यों नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। क्यों, क्योंकि वे फियरलेस एनिमल है। टाइगर आपका निर्भीक जानवर है, इसलिए नहीं डरता है। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए नहीं डरते हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर फियरलेस, क्योंकि वे निर्भीक होते हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं है। तो ये आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, हाउ डू दी टाइगर्स पेस, कैसे टाइगर्स की पेस है। तो भैया उनकी गति कैसे है, तो वेरी फास्ट है, बहुत तेज गति उनकी है। तो ये टाइगर्स प्रांस वेरी फास्ट है, टाइगर बहुत तेजी से उछल कूद कर रहे हैं। तो हो गया आपका 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 8 है और यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया स्टेंजा है। तो अब पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वूल मींस उनमें से फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन दी आइवोरी नीडल, यहां तक कि हाथी के दांत के बने हुए नीडल सुई को हार्ड टू फुल, उन्हें खींचना भी मुश्किल हो रहा है। दी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स अंकल के जो है मैसिव वेट मीन्स भारी भरकम वजन, ऑफ वेडिंग बैंड मीन्स शादी के बंधन का भारी भरकम वजन। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, वह जो है बुरी तरह से आंट जेनिफर के हाथों पर पड़ा हुआ है। तो मतलब ये अपनी शादी से प्रसन्न नहीं है। जो उनके हाथों में रिंग है, अंगूठी है, वो जो है पूरे शादी के बंधन को दिखा रही है, पूरी जिम्मेदारियों को दिखा रहा है। तो उस चीज को जो है ये कहना चाहती है। तो ये हो गया आपका जो है इसका हिंदी अर्थ हो गया। और भैया इंपॉर्टेंट है, 2023 की ए सेट में पूछा गया है। अब इसका प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, व्हाट इज सेड अबाउट ऑन जेनिफर्स फिंगर्स, ऑन जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है। तो भैया फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर उनमें से फड़फड़ा रही है ना, तो उसी चीज को लिख दीजिए। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल मींस उनमें से फड़फड़ा रही हैं। तो हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मैसिव, मैसिव शब्द से आप क्या समझते हैं। तो मैसिव मींस होता है भारी भरकम, भारी भरकम का इंग्लिश में वेरी हेवी बोल देंगे। तो देखिए लिखे हुए हैं, वर्ड मैसिव मींस
मीन्स वेरी हैवी, मीन्स शब्द में ऐसी का अर्थ वेरी हैवी होता है, हो गया इसका अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी, क्यों शादी के बंधन को जो है भारी कहा गया है? क्योंकि वे शादी का बंधन जो है, हालांकि माना कि एक अंगूठी है लेकिन भारी इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दिखाती है, सारी जिम्मेदारियां दिखाती है और उससे वे बधी हुई हैं जो है, तो वो चीज हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, वेडिंग वेडिंग बैंड इज एज हैवी मीन्स भारी भरकम है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह जिम्मेदारियों को दिखाता है, ऑफ अ मैरिड लाइफ मीन्स एक विवाह के बाद वाली जीवन की जिम्मेदारी को दिखाता है, विच बाउंड ऑन जेनिफर, जो ऑन जेनिफर को बांध के रखा है, टिल द एंड ऑफ लाइफ मीन्स उनके जीवन के अंत तक बांध करके रखा है। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ विच बाउंड ऑन जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कि एक्सप्लेन द फ्रेज शिवालिक सर्टेनिटी मींस इस शिवालिक सर्टेनिटी फ्रेज को व्याख्या करिए। तो भैया इसका अर्थ क्या होता है देख लीजिए, लिखे हुए हैं, शिवालिक सर्टेनिटी डिनोट्स, यह दिखाता है अ मैचलेस एनर्जी, एक अथाह ऊर्जा, अनफ्लिंचिंग कॉन्फिडेंस मींस बिना डरे हुए वाला साहस, आटमोस्ट पावर सर्वोच्च शक्ति एंड स्ट्रेंथ, वही शक्ति हो गया, सर्वोच्च शक्ति को दिखाता है। तो यही शिवालिक सर्टेनिटी का अर्थ हो जाएगा। तो इसको इसमें कुल मिलाकर के अर्थ आपको लिखना था। तो इस तरह से प्यारचे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे हमने सभी इंपॉर्टेंट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस को करा दिए। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, सभी स्टेंजा अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इसे पढ़ लेना, सारी चीजें आपका समाधान हो जाएगा। और बस आपसे कहते हैं कोई भी स्टेंजा आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है आपको डरना नहीं है, उसी में से निकाल करके आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो आपको अपने मन से उत्तर नहीं लिखने हैं, आपको उसी स्टेंजा में से निकाल करके उत्तर लिखने होंगे। आप आसानी से कर ले जाओगे अगर इतना आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, इसके साथ साथ पांचों पोएम का नाम याद रख लेना और उसके पोएट का नाम याद रख लेना, क्योंकि जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना काम आप लोग कर लेना। बाकी एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चों में इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और पेड क्लास वाले बच्चे इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ये क्लास आपके क्रैश कोर्स के ग्रुप में पहले मिल जाएगी और YouTube पर बाद में मिलेगी, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। बाकी YouTube वाले बच्चे इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, उन्हें शेयर करना ही है। ठीक है, बाकी क्रैश कोर्स में जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो तो क्रैश कोर्स में 20 क्लास दी गई है और 20 क्लास में पूरा आपका ग्रामर लिटरेचर कंप्लीट कर दिया गया है और फीस केवल 99 रुपए है। 199 रुपए से कम करके केवल 99 रुपए कर दिया गया है। बाकी आप पेमेंट इन माध्यम से कर सकते हैं, ये सभी आपके मेथड आप पेमेंट दिए हैं, पेमेंट कर सकते हैं इन मेथड से। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेमेंट का इसी नंबर पे 7392937172 करके जो दिया गया है। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस तो कई बार बता दिए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उनको भी करके दिखाना है। तो इसलिए प्यार से पूरी जो है ईमानदारी से आप मेहनत करें ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए वो दिन बेहतरीन हो। तो ऐसा सभी प्यार से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।